हमने जब चैप्टर 1 किया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसमें देखा था बेटा कि इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था। ब्रिटिशर्स के कुछ पॉलिसीज ही ऐसी थी लाइक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जिससे कि इंडिया को काफ़ी अच्छा पैसा आ रहा था, वो बिल्कुल शट डाउन हो गई थी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज मतलब बंद हो गई थी, है ना। और दूसरा हमने देखा कि ब्रिटिशर्स कोई भी स्टेप नहीं उठा रहे थे इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड था और वो बैकवर्ड ही रह रहा था। और हमने देखा कि इंडिया में कैपिटल गुड्स की जो इंडस्ट्रीज हैं वो बिल्कुल ना के बराबर थी। क्यों ऐसा था? ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज सेटअप की जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इंडिया वाले ही कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को सेटअप कर लेंगे इंडिया में, तो वो लोग इंडिया वाले खुद ही प्रोडक्शन कर लेंगे और ब्रिटिशर्स के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं रहेंगे, ब्रिटेन के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर की सिचुएशन मतलब बहुत ही ख़राब थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम जब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए, जब ब्रिटिशर्स का राज नहीं था इंडिया पर, हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, तो उस टाइम पर इंडिया ने फिर अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया? तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया में रिफॉर्म्स लाए गए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंजेस लाए गए थे। वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि क्या रिफॉर्म्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडिया में लाए गए। ठीक है, तो रिफॉर्म्स यानी कि चेंजेस, तो चेंजेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर इम्प्रूव हो जाए। तो आइए बेटा देखते हैं कि रिफॉर्म्स में क्या क्या था। रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेनली बेटा दो टाइप के रिफॉर्म्स थे। एक तो था IPR 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था इंडिया का, राइट, और सेकंड 5 ईयर प्लान की तैयारी हो रही थी 1956 में। 5 ईयर्स के बाद 1956 आता है ना, तो 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान लॉन्च होने जा रहा था। और उस सेकेंड 5 ईयर प्लान पे इंडिया वालों ने इंसिस्ट किया कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इम्प्रूव हो जाए, वो ग्रो करे। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो बेस्ड था ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया IPR 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इसमें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, इसे भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की शॉर्ट फॉर्म SSIs होती है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 यानी कि IPR 1956। तो यहाँ पर क्या था इस रेजोल्यूशन में, ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन बेटा कई बार सिर्फ IPR 1956 एक्सप्लेन करने को बोल देते हैं 6 मार्कर में, तो अच्छे से सुनेंगे कि IPR 1956 था क्या। देखो बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ के लिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन ले रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि उसका रोल बढ़ जाए इन ग्रोइंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा ही किया जिसमें गवर्नमेंट ने यानी कि पब्लिक सेक्टर ने अपना रोल ही बढ़ा लिया फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का सेक्टर, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या था। देखिए, ये एक रेजोल्यूशन था जो कि अडॉप्ट किया गया इंडियन पार्लियामेंट में, ठीक है। कब? इन द ईयर 1956। वो तो इसके नेम से ही पता लग रहा है, 1956 इसके नेम में ही आ रहा है, IPR 1956, राइट। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1956 में, ठीक है। और इसमें क्या था? ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट थी ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट मतलब पहली बार सोचा गया था कि इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करेंगे, ठीक है। एंड कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत ही डिटेल में, कॉम्प्रिहेंसिव होता है डिटेल में जब कोई बात होती है, तो बहुत ही डिटेल में एक्शंस लेने का सोचा गया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर इंडिया में करना है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है।
तो ये एक फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट थी, यानी कि डिटेल्ड स्टेटमेंट थी, किसके ऊपर? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं बेटा। दिस रेजोल्यूशन फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। एज आई सेड कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है वो 1956 में लॉन्च हुआ था और उसी में ही फोकस किया था इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। तो यानी कि ये जो था बेटा, ये फॉर्म कर रहा था बेसिस ऑफ, ये जो रेजोल्यूशन था, दिस वाज द बेसिस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। और गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया था? गवर्नमेंट इंक्रीजेस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। और गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर का रोल इंक्रीज कर दिया था इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इसमें क्या हुआ। देखो बेटा, अब हम इसके फीचर्स पे आ रहे हैं। टॉप मोस्ट फीचर जो है इसका वो यही है, 3 टियर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कैटेगरीज में डिवाइड करना, टाइप्स में डिवाइड करना। तो 3 टियर मतलब इंडस्ट्रीज को बेटा 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। यहां पर इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, जो कि थी शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में बेटा वो वाली इंडस्ट्रीज रखी गई जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही रहेगी, गवर्नमेंट ही उसकी ऑनर होगी, गवर्नमेंट ही उसको मैनेज करेगी, गवर्नमेंट ही उनको कंट्रोल करेगी। यानी कि मैं बात कर रही हूँ पीएसयूज की। पीएसयूज मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, या आप बोल सकते हैं पीएसईज की, यानी कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस वो वाली इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही राइट रहने वाला है। गवर्नमेंट ही उसकी ओनर होगी, गवर्नमेंट ही उसकी मैनेजर होगी, गवर्नमेंट ही उसकी कंट्रोलर होगी। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को रखा गया शेड्यूल ए में। राउंड ऑफ 17 इंडस्ट्रीज को रखा गया था शेड्यूल ए में। अब बात करते हैं शेड्यूल बी की। शेड्यूल बी में बेटा वो वाली इंडस्ट्रीज रखी गई जिसमें गवर्नमेंट भी आ सकती है और प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, ठीक है, दोनों आ सकते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज शेड्यूल बी में प्लेस की गई जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, साथ में गवर्नमेंट भी आ सकती है, ठीक है, मतलब जिनकी ऑनर, कंट्रोलर एंड मैनेजर गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। ऐसी इंडस्ट्रीज रखी गई शेड्यूल बी में। लेकिन शेड्यूल बी में ये मेंशन कर दिया था कि गवर्नमेंट की पावर चलने वाली है, अल्टीमेटली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे वो तो गवर्नमेंट के ही चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में बेटा रिमेनिंग इंडस्ट्रीज आ गई, जो भी बच गई इंडस्ट्रीज वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वाले उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वालों की इंडस्ट्री सी ये शेड्यूल सी में रखी गई। तो आइए देखते हैं इसको डिटेल में। शेड्यूल ए, it comprised industries which could be established and developed as PSU। इसमें वो वाली इंडस्ट्रीज आई जो एस्टैब्लिश और डेवलप हो सकती है एज पीएसयू, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट इज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट ही उसकी ऑनर हो सकती है, मैनेजर भी गवर्नमेंट हो सकती है एंड कंट्रोलर भी गवर्नमेंट ही हो सकती है। 17 इंडस्ट्रीज, ये बेटा एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कितनी इंडस्ट्रीज को शेड्यूल ए में प्लेस किया गया। तो ध्यान रखो 17 इंडस्ट्रीज वर प्लेस्ड अंडर शेड्यूल ए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, शिपिंग, ऑयल एंड एटॉमिक एनर्जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा शेड्यूल बी पे। शेड्यूल बी, it comprised industries which could be established as PSU or private sector unit। तो इसमें वो वाली इंडस्ट्रीज रखी गई जिसका ऑनर प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है और जिसकी ऑनर गवर्नमेंट भी हो सकती है। बट द पब्लिक सेक्टर वुड प्ले अ डोमिनेंट रोल, दैट इज फ्रेम द पॉलिसीज एंड प्राइवेट सेक्टर फॉलो दैट। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसका एक मेजर रोल रहेगा। कंट्रोलर कौन रहेगी? गवर्नमेंट रहेगी। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है
उन इंडस्ट्रीज का जो स्केड्यूल बी में है उसको कंट्रोल गवर्नमेंट ही करेगी, मतलब गवर्नमेंट ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी और प्राइवेट सेक्टर को वो वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। चलिए, तो मतलब डोमिनेंट रोल मतलब मेजर रोल यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का ही रहने वाला है, यानी कि गवर्नमेंट का ही रहने वाला है। नेक्स्ट बेटा, 12 इंडस्ट्रीज वर प्लेस्ड अंडर स्केड्यूल बी। स्केड्यूल बी के अंदर 12 इंडस्ट्रीज को रखा गया था। एग्जाम्पल है कुछ इंडस्ट्रीज का, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, मशीन टूल्स एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट, स्केड्यूल सी। अब स्केड्यूल सी में मैंने आपको बताया रिमेनिंग इंडस्ट्रीज रखी गई थी जो कि सिर्फ किसकी होंगी, प्राइवेट सेक्टर की होंगी। प्राइवेट सेक्टर ही जिन इंडस्ट्रीज में सिर्फ आ सकता है वो वाली इंडस्ट्रीज को स्केड्यूल सी में प्लेस किया गया। तो इट कंप्राइज्ड ऑफ रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। चलिए नेक्स्ट, और क्या किया गया आईपीआर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसी इंडस्ट्रीज भी थी जो प्राइवेट सेक्टर तो उनकी ऑनर होगी, लेकिन जो डोमिनेंट रोल रहेगा वो गवर्नमेंट का ही रहेगा। गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी इंडस्ट्रीज को, है ना। तो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, तो कैसे करेगी, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी लाइसेंसिंग सिस्टम से। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। बेटा लाइसेंसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर आईपीआर 1956। ये सेकंड फीचर पे आ चुके हैं हम, ठीक है। ये सेकंड फीचर है आईपीआर 1956 का कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था और इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर रही थी, बाय द स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट बेटा प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल कर रही थी थ्रू दिस सिस्टम। अच्छा, कौन से एक्ट में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, ठीक है। इस एक्ट का भी ध्यान रखो, द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये इंडस्ट्रियल लाइसेंस होता क्या है, लाइसेंस होता है बेटा एक रिटन परमिशन। रिटन में, लिखित में आपको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि आप इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हो, इंडस्ट्री को एक्सपैंड कर सकते हो, इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो इन चीज़ों की परमिशन जब आपको रिटर्न में मिल जाती है तो उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंस, ठीक है। एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन, ये एक लिखित में परमिशन होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट से टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट, एक इंडस्ट्रियल यूनिट को टू मैन्युफैक्चर गुड्स, कि वो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। ये परमिशन मिलती है किस फॉर्म में, लाइसेंस की फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट, लाइसेंसेस किस लिए इशू किए जाते थे। देखिए उस टाइम पे लाइसेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। मैं कब की बात कर रही हूँ, मैं 1956 की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कोई भी इंडस्ट्री अगर किसी को सेटअप करनी है तो उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना ज़रूरी था, उसके बाद ही वो इंडस्ट्री को सेटअप कर सकता था। तो फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। दूसरी चीज़, ऑलरेडी इंडस्ट्री सेटअप है, ठीक है, आप प्रोडक्ट ए में डील कर रहे हो, अब आपको दूसरा प्रोडक्ट भी बनाना है, प्रोडक्ट बी में भी डील करना है, प्रोडक्ट सी में भी डील करना है, ठीक है, आप उनको भी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत थी। यानी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए भी आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की नीड थी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। आप अपनी जो सेटअप हुई इंडस्ट्री है उसको एक्सपैंड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की नीड पड़ती थी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब ये जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी इसका बेनिफिट्स क्या थे, ठीक है बेटा। सबसे पहला बेनिफिट तो यही था कि गवर्नमेंट कंट्रोल में रख सकती थी प्राइवेट सेक्टर को, है ना। गवर्नमेंट ये देख सकती थी कि प्राइवेट सेक्टर क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, किस क्वालिटी की कर रहा है, और क्वालिटी को कंट्रोल कर सकती थी गवर्नमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देख सकती थी कि जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है वो क्वालिटी ठीक है या नहीं है उनकी, राइट। और इससे और भी फायदे हुए, देखते हैं वन बाय वन। कीपिंग द प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। पहली चीज़ है ना कि गवर्नमेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर पा रही थी थ्रू द लाइसेंसिंग सिस्टम, नज़र रख पा रही थी प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे कि वो किस चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी में प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
और बेटा जो लाइसेंस था ना वो बहुत ज़्यादा इजीली दिया जाता था अगर कोई बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहता था। तो इससे क्या था, एक इंसेंटिव मिल रहा था लोगों को कि वो बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज सेटअप करना चाह रहे थे और वो कर भी रहे थे क्योंकि लाइसेंस इजीली मिल जाता था। तो इससे बैकवर्ड जो रीजन्स है वो भी डेवलप हुए, यानी कि रीजनल इक्वालिटी आई। जैसे कि जनरली हम देखते हैं बेटा अर्बन एरियाज तो बहुत ज़्यादा ग्रो करते जा रहे हैं, बट जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट लाइसेंस इजीली दे रही थी बैकवर्ड एरियाज में या रूरल एरियाज में इंडस्ट्री को सेटअप करने का। तो रूरल एरियाज भी साथ में ग्रो कर रहे थे अर्बन एरियाज के, जिसे हम बोलते हैं रीजनल इक्वालिटी। तो इक्वालिटी आ रही थी, ठीक है, इक्विटी आ रही थी। नेक्स्ट, द स्टेट कुड कीप अ स्ट्रिक्ट आई ऑन द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द प्राइवेट सेक्टर। स्टेट यहाँ पे गवर्नमेंट से है कि गवर्नमेंट अच्छे से देख पा रही थी, सुपरवाइज कर पा रही थी कि कौन से प्रोडक्ट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बेटा ड्रॉबैक्स ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे, मतलब क्या कमियां थी। तो बेटा ये था कि जो प्रोसीजर था ना लाइसेंस लेने का वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। उसके स्टेप्स कि कैसे लाइसेंस लेना है वो बहुत ही डिफिकल्ट था उसे समझना। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था और टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो इससे क्या होता था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्हें लाइसेंस लेना होता था वो अपना टाइम बहुत ज़्यादा खराब करते थे, है ना। और वो क्या करते थे, टाइम बर्बाद करते थे प्लीजिंग द मिनिस्टर्स को खुश करने में, ताकि उन्हें लाइसेंस इजीली मिल जाए, है ना। तो दे स्पेंट अ लॉट ऑफ देयर टाइम इन प्लीजिंग द मिनिस्टर्स, जबकि वो वाला टाइम सेव करके अपने अंदर इनोवेटिव स्किल्स, न्यू स्किल्स जनरेट कर सकते थे, जिससे कि वो अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते थे, है ना, और अपने मार्केट ऑपरेशंस को वो इम्प्रूव कर सकते थे। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी थे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी के। अब हम बात करेंगे बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या चेंजेस आए थे और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है, तो देखते हैं बेटा वन बाय वन। देखिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी ये कार्वे कमिटी और या फिर जिसे हम बोलते हैं विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी, इसका अदर नेम द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी भी है, और आप बोल सकते हैं कार्वे कमिटी। इसने रेकमेंड किया था, इसने ऑब्जर्व किया था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो रूरल एरियाज हैं हम चाहते हैं कि वो ग्रो करें, यानी कि हमारी कंट्री में रूरल डेवलपमेंट हो, तो हमें वहाँ पे फोकस करना होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने का, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो रूरल एरियाज हैं वो डेवलप हो, तो हमें वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करना होगा रूरल एरियाज में। इससे क्या होगा, रूरल एरियाज के लोगों को काम मिलेगा, रूरल एरियाज के लोगों को काम मिलेगा तो उनकी इनकम जनरेट होगी और वहाँ के लोगों की ग्रोथ होगी, तो इसका मतलब रूरल एरियाज की भी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। ये कब ऑब्जर्व किया गया कार्वी कमेटी के द्वारा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रूरल डेवलपमेंट को कर सकती हैं अचीव, तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया 1995 में, ठीक है। अच्छा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या थी, देखिए 1950 की बात करते हैं। 1950 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को बोला जाता था जिसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 लाख तक की होती थी, 5 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट होती थी, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख थी। तो जिन इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख थी उन इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोला जाता था। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, 1950 की। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्या किया गया जिससे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया। देखिए बहुत से प्रोडक्ट्स थे जो रिजर्व कर दिए गए कि इन्हें कौन बनाएगा, इन्हें सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं बनाएंगी। ऐसा क्यों किया गया था बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत हैवी कंपटीशन आता था लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स उठाए अंडर IPR 1956, जिससे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर सके। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ताकि कंपटीशन हट जाए, तो गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रिजर्व कर दिए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कि सिर्फ ये वाले प्रोडक्ट्स कौन बनाएगा, सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी, इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं आ सकते हैं। तो उससे कंपटीशन हट गया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मौका मिल गया आगे बढ़ने का। नेक्स्ट बेटा और बहुत से कंसेशंस दिए गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, लाइक
लो एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? वो वाला टैक्स जो मैन्युफैक्चरिंग पे देना पड़ता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो उन्हें एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए काफ़ी कम एक्साइज ड्यूटी कर दी थी और उन्हें लोन्स भी गवर्नमेंट अवेलेबल कर देती थी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे कि वो पैसा लेके अपने बिजनेस में इजीली इन्वेस्ट करके उसको आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये स्टेप्स उठाए गए थे, टैक्स रिबेट्स दी गई और साथ में लोन्स वगैरह दिए गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट को काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये कुछ स्टेप्स थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इतना प्रमोट ही क्यों कर रहे थे? जैसे कि मैंने आपको बताया रूरल डेवलपमेंट के लिए, है ना। देखो बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को यूज करती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन लेबर ज्यादा चाहिए होती है। तो इससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाती है। तो इंडिया में जब हम ज्यादा से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी इंडियन पीपल के लिए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया का वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मेक इन इंडिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट बनाती है उसका रॉ मटेरियल, ठीक है, और वो प्रोडक्ट भी इंडिया के अंदर ही बनता है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई एक सिंगल रॉ मटेरियल भी किसी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट नहीं कराया जाता। सारा का सारा रॉ मटेरियल वही होता है जो इंडिया में प्रोड्यूस भी होता है और इंडिया का ही होता है। तो इसलिए बेस्ट एग्जांपल है मेक इन इंडिया का। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में होती है, लेकिन जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड सेल होते हैं, वर्ल्ड वाइड सेल होते हैं। इनके प्रोडक्ट्स की बेटा एक्सपोर्ट्स में बहुत डिमांड होती है, मतलब फॉरेन कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो इंडिया को काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट सरप्लस यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से मिल जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखें क्या लिखा है, नियरली हाफ ऑफ द गुड्स दैट आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया आर प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, है ना। तो क्या बोले जा रहे हैं कि जितने भी गुड्स हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से बाहर की कंट्रीज में, उनमें से हाफ से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ही प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट, मोस्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन बैकवर्ड एरियाज। ज़्यादातर क्या होता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बैकवर्ड एरियाज में सेटअप होती हैं। तो बैकवर्ड एरियाज वाले लोगों को बेटा काम मिलता है, इनकम जनरेट होती है, जिससे कि बैकवर्ड एरियाज की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बैलेंस रीजनल इक्वालिटी ग्रोथ को भी फोकस कर रही है ना। तो मोस्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन बैकवर्ड एरियाज। ड्यू टू दिस employment opportunities are created in rural areas, thus helps in development of backward areas also. तो backward areas की growth हो रही है through small scale industries, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। तो इस वीडियो में हमने देखा है बेटा रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आए थे, जिसमें हमने मेजर IPR 1956 के बारे में पढ़ा और दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में स्टडी किया है, ठीक है। तो अगर आप हमसे रियल टाइम बेसिस पे भी अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो ये भी नोट कर लीजिए कि हम लाइव आते हैं बेटा वीक में 2 डेज, मंडे एंड थर्सडे एट 3:30 PM। तो आप मेरे साथ लाइव जुड़कर अपने डाउट्स को रियल टाइम बेसिस पे क्लियर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज इजाज़त चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।